नमस्कार। मैं विष्णुकांत तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, राजा श्री कृष्ण दत्त पीजी डिग्री कॉलेज जौनपुर। आज हम आपसे बात करेंगे हमारे ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में, भौगोलिक चिंतन के बारे में, कि किस प्रकार हमारा भूगोल आज जो हमारे सामने है वो किस प्रकार हमें इसके विकास का क्रम हुआ, किस प्रकार ये हमें आज प्राप्त है। मतलब अगर हम सीधे सादे लैंग्वेज में कहें तो जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष हमारे सामने उपस्थित होता है, तो हम उस वृक्ष को देख करके ये नहीं कह सकते कि आज ये वृक्ष जो हमारे सामने उपस्थित है वो हमेशा से इसी रूप में रहा है। तो इसके लिए हम इसी प्रकार भूगोल को भी कोरिलेट करते हैं कि भूगोल आज हमारे सामने जिस रूप में प्राप्त है वो हमेशा से ऐसे नहीं रहा है। इसकी भी कोई अवस्था रही होगी, इसका भी कोई क्रम रहा होगा, इसके भी विकास का भी क्रम रहा होगा। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं हूँ, अगर मैं इस अवस्था में हूँ, आज आपके सामने कैमरे पे हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ। मेरा भी एक विकास का क्रम रहा होगा। कभी मैं छोटा शिशु रहा होऊंगा, कभी इसके बाद किशोरावस्था में आए होंगे, आज इस रूप में है। तो ठीक उसी प्रकार भूगोल के भी विकास का क्रम रहा है। जैसे गेहूं का पौधा होता है, एक छोटा सा बीज हम लेते हैं, उसको खेत में डालते हैं, तो वो पहले बीज मिट्टी में मिलता है, धीरे धीरे अंकुरित होता है, फिर धीरे छोटा पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे अनाज के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार हम भूगोल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर भूगोल जो है हमारे सामने आज जो उपस्थित है वो किस रूप में उपस्थित है, इसके विकास का क्रम क्या रहा है। ऐसा तो नहीं कि भूगोल आज हमारे सामने जो है हमेशा से इसी रूप में हमें प्राप्त रहा है। तो इसके विकास के क्रम को समझने के लिए हम सबसे पहले इसके विकास क्रम को तीन कालों में बांट सकते हैं। पहला एंशिएंट ईरा, एंशिएंट ईरा मतलब प्राचीन युग। दूसरा है मेडुअल ईरा, मेडुअल ईरा मध्यकालीन युग। और तीसरा है मॉडर्न ईरा, कि आधुनिक युग में भूगोल का क्या प्रारूप रहा है। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को अगर कुछ खाने के लिए दीजिए तो उसका स्वाद अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप दूध पीने के लिए बोलेंगे तो वो कहेगा कि मुझे शक्कर डाल के या बॉर्नवीटा डाल करके मुझे दूध मिलना चाहिए। जब आप थोड़े बड़े बच्चों में जाएंगे तो वो शक्कर डाल के पीना पसंद करेगा, दूध वगैरह नहीं। हम लोग की अवस्था तक आते आते वो बिना शक्कर के ही दूध पीना ज़्यादा पसंद करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे अवस्था बदलती है वैसे वैसे उसका दृष्टिकोण बदलता है, उसके विचार बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा भूगोल भी है। एंशिएंट इरा था, एंशिएंट इरा में इसका दृष्टिकोण अलग था, इसका केंद्र बिंदु अलग था। मध्यकाल में इसका केंद्र बिंदु अलग था और मॉडर्न युग में इसका केंद्र बिंदु अलग था। हम तीनों को समराइज करते हुए देखते हैं। एंशिएंट युग में हम जब प्राचीन काल में बात करते हैं, उस वक्त पे भूगोल का कोई मूल स्वरूप था ही नहीं। उस वक्त पे भूगोल ज्ञान के रूप में चारों तरफ व्याप्त था। जैसे सुकरात, अरस्तु, प्लेटो आदि बहुत से विचारक थे जिन्हें वास्तविक रूप में भूगोल का ज्ञान तो था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसका नाम भूगोल है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कोई छोटा बच्चा, जब शिशु आपके यहाँ पैदा होता है तो आप कहते हैं कि ये अमुक जी का लड़का है, लेकिन उस बच्चे का नामकरण 5 महीना 6 महीने बाद पड़ता है। उसके बाद उसका नाम पड़ता है कि इसका नाम गणेश है, महेश है, रमेश है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसे उस शिशु आपके सामने आए तो शिशु एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका नामकरण नहीं पड़ा। ठीक उसी प्रकार जो भौगोलिक ज्ञान है वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसका कोई नामकरण नहीं पड़ा था। बात एंशिएंट काल में आई। एंशिएंट काल में बहुत से विचारक, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो आदि बहुत से विचारक थे जिन्होंने भूगोल के संदर्भ में अपना बहुत सा ज्ञान दिया। उन्होंने विभाजन नहीं किया था। उन्हें नहीं पता था कि भौतिक भूगोल अलग है, मानव भूगोल अलग थे। हालांकि उन्होंने भूगोल की ज्ञान की आधारशिला रख दी थी। इसके बाद एक समय आया मेडुअल काल का। मेडुअल काल में आप देखेंगे कि बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल का काल रहा। खासतौर से वो काल जब अंधयुग का काल था, जब इधर ईसाई धर्मांध लोग जो थे, पोप वगैरह, ये सब क्या करते थे, ज्ञान की शाखा को ही समाप्त कर चुके थे। तो उसी समय भौगोलिक ज्ञान भी लगभग अपने मतलब जीर्ण अवस्था में था। उस वक्त पे भूगोल अपने आप में पनप नहीं रहा था। उसी समय कुछ मुहम्मदन
कुछ मोहम्मदन जो विचारक थे, भौगोलिक विचारक थे, जैसे अल-मसूदी, अल-मकसूदी, अल-बरूनी इत्यादि विचारकों ने समय समय पर अपना ज्ञान प्रदर्शित करते रहे, जिससे भूगोल पनपता रहा। इसके बाद ठीक उसके तुरंत बाद एक समय आया जिसे कहते हैं खोज और अन्वेषण का युग। ये जो यूरोपियन होते हैं जैसे मार्को पोलो, कोलंबस इत्यादि, मैगलेन इत्यादि आदि बहुत से जो समुद्री भूगोलवेत्ता थे, ये क्या करते थे कि जगह जगह पर जा करके खोज करते थे। जो जगह एग्जिस्ट करते थे उनके बारे में इन्होंने लोगों को बताया। जैसे भारत स्वयं था, एग्जिस्ट तो बहुत पुराना, बहुत पहले से था भारत, लेकिन इसके बारे में प्रकाश में इसको कौन लाए? वो भूगोलवेत्ता, वो समुद्रवेत्ता। तो उन्होंने प्रकाश में लाया, तो वहां से अंधयुग समाप्त हुआ और पुनः तेजी से पुनर्जागरण की ओर चल पड़ा। आज आधुनिक समय चल रहा है। आज के समय में भूगोल का जो प्रारूप है वो एकदम परिवर्तित स्वरूप में आपके सामने है। आज भूगोल बात करता है भौतिक भूगोल के साथ साथ मानव भूगोल का। आखिर जो भौतिक बातों का अध्ययन किया जाए तो किसके लिए किया जाए? तो मानव के लिए किया जाए। मानव भूगोल में भी ये अध्ययन किया जाए कि मानव अगर है तो वो रहता कहाँ है, उन अधिवासों का अध्ययन करता है, मानव के कल्याण का अध्ययन करता है और स्वयं नारीवाद का अध्ययन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि भूगोल का जो स्वरूप था वो हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन युग में एंशिएंट एरा में जो आपके भूगोल के ज्ञान होते हैं, जैसे तमाम तरह के सोक्रेटिस और ये आपके अरस्तु है, प्लेटो है, इन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार किया। जबकि मध्यकाल में आप देखेंगे अंधयुग का काल रहा। अंधयुग में मुख्यतः आपके मोहम्मदन जो अरबी विद्वान थे, इन्होंने भूगोल के ज्ञान को प्रसारित किया, जैसे अल-मकसूदी, अल-बरूनी इत्यादि ने। इसके बाद आया खोज और अन्वेषण का युग, जिससे भूगोल बहुत तेजी से पनपना शुरू कर दिया। और अंततः आता है आधुनिक युग। आधुनिक युग में आप स्वरूप देखते हैं कि हम मानव कल्याण की बात करते हैं, मानव भूगोल की बात करते हैं, भौतिक भूगोल के साथ साथ हम पर्यावरण भूगोल की भी बात करते हैं, जनसंख्या भूगोल की बात करते हैं इत्यादि। नमस्कार।